अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं? अगर हो रहे हैं तो क्या ये इमरान खान की मर्जी से हो रहे हैं और क्या पार्टी की दीगर क़यादत इस मुतालिक लाइल्म है? यकीनी तौर पर सवालात इबहाम से भरपूर हैं, लेकिन इन सवालात में इबहाम का जवाब भी खुद तहरीक इंसाफ ने ही फराहम किया है, जब मुख्तलिफ मामलात पर पार्टी कैंप से होने वाली बयानबाजी और मौक़िफ़ ने कन्फ्यूजन को पैदा किया है। माइंस और मिनरल्स बिल से मुतालिक तो गैर यकीनी सूरत हाल थी, उसका बज़ाहिर ड्रॉप सीन तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सियासी कमेटी के इजलास में हो गया, जब इस मुतालिक फैसले को इमरान खान की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया। लेकिन एक अहम मामला अभी भी हल तलब है और इस मुतालिक भी पार्टी कैंप में तजाद और तकसीम वाज़ेह दिख रही है। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतालिक गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती ने हैरानकुन इंकशाफ किया था कि उनको इमरान खान ने खुद मुक़्तदरा से मुज़ाकरात का मिशन सौंप दिया है और वो मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर यकसू हैं कि वो इस मिशन पर कारबंद हैं और जल्द ही अहम पेशरफ्त भी हो सकती है। हम आज पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बकौल आज़म सवाती के इन दावों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं और वो जो भी और जिससे भी मुज़ाकरात कर रहे हैं ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाती साहब अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती। तो ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। स्वाति साहब ने जब इस तरह से बात बयान की है, वो शायद इस तरह समझने में गलतफहमी हुई और खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बाम पैदा हो जाएंगे। तो जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती, इनके स्पोक्स पर्सन न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, वही एक मुसद्दिक़ा जो बात है बात आएंगे। उस वक्त तक जो भी गुफ्तगू है हम सुन रहे हैं, लेकिन मुलाकात जरूर है। सलमान अकरम राजा का यह वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ आज़म सवाती की कोशिशों को किस तरह और कितना मुतासिर कर सकता है, ये तो चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। हम हुकूमती कैंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नई कोशिश को NRO मांगने की नई कोशिश करार दे रही है, जिसके बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनसे बात करना चाहती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं करना चाहते। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझसे कोई बात कर ले, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। ये तो उनका बेचारों का बड़े दिनों का नोहा है। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि प्लीज मेरे से बात कर ले। अब जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और ये NRO मांगने की डेस्परेट एफर्ट्स हैं जो वो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। जो आपकी ख्वाहिश है NRO की, वो तो मिलनी नहीं है। मिन्नतें ये कर रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, जिसको एब्सोल्यूट नोट कहते थे, उनके पाँव पड़ते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है, इनको सिर्फ NRO चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अहम बात यह है कि मुक़्तदरा से राब्तों की इन बातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद सियासी नुकसान का अंदेशा भी लाहक हो गया है, क्योंकि PTI जिस अपोजिशन इत्तेहाद को बनाना चाहती थी और इस इत्तेहाद के जरिए सड़कों को गरमाना चाहती थी, वो मनसूबा खटाई में पड़ता दिख रहा है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम पे का दो टोक मौक़िफ़ आ गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन राब्तों पर पार्टी मोतरज़ है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी पुरएतमाद है कि अपोजिशन इत्तेहाद भी बनेगा और जमीयत उलमा इस्लाम पे भी ऑन बोर्ड होगी। वो अकेले जो मर्जी करें, इस बात पे हमको कोई एतराज़ नहीं हो सकता, मगर अगर इत्तेहाद में शामिल होने के लिए जो है ना वो ख्वाहिश भी हो और उसके बाद कोई इस तरह से करे, तो फिर यकीनन हमें एतराज़ है इस बात पे। हम जो भी करेंगे, अगर हुकूमत से भी इवन बात करना हो तो वो इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म करे। फिर बात अगर बढ़ गई तो फिर इत्तेहाद जो है ना उसका अल्लाह हाफिज़ है, और अगर नहीं बढ़ी तो फिर उसके बाद इत्तेहाद चलेगा। इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें उनके आपस के राब्तों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सियासी बातें अपने तौर पर चलती रहेंगी, मगर फिर इत्तेहाद की बात शायद जो है ना वो हम 2 कदम पीछे हो जाए। मौलाना साहब ने हमसे 15 तारीख तक का वक्त मांगा था। हमारी उनसे जो बात होनी थी हो गई, अब तो नई बात नहीं, हमारी तरफ से बात मुकम्मल है। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर हम क्लियर कर चुके हैं कि बिल्कुल हम उसको रिजॉल्व कर देंगे और आपके कंसर्न्स पे उसको हम एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सियासी चैलेंज का कैसे सामना करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब अगर बानी PTI इमरान खान की बात हो तो उनके लिए कानूनी चैलेंजेस जू के तू बरकरार हैं। इस मुतालिक आज एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई, जब 15 अप्रैल को सेशन अदालत में उनकी तलबी के हवाले से अडयाला जेल हुक्काम ने खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर मामलात में मुकदमात की जमानत के हवाले से दायर दरखास्तों पर 15 अप्रैल को समाअत के दौरान जज अफसर मजोका ने बानी PTI को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है और अब अडयाला जेल हुकाम ने इमरान खान को अदालत में पेश करने के लिए
खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने खत में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी गार्ड्स मांग लिए हैं, लेकिन ज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से इनकार ही कर दिया जाएगा, जो कि पहले कई मौके पर नजर आया। लेकिन क्या इस मरतबा सिक्योरिटी दी जाएगी और क्या इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा? इन तमाम मामला पर मजीद गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि जो कोशिशें जारी हैं आजम सवाती साहब की तरफ से कि वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं खान साहब के कहने पर, लेकिन पार्टी इस मामले को डिसोन कर रही है। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या जो उनके बकौल आजम सवाती साहब के बकौल के खान साहब ने उन्हें इस मामले में टास्क दिया था, तो खान साहब पार्टी नहीं है क्या, या पार्टी जो है वो इमरान खान नहीं है? क्या मामला है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं जनाब समर साहब। सवाती साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, मेरी बड़ी कैंडिड किस्म की पॉलिसी रही है। और खान साहब ने भी कभी जो मुज़ाकरात का रास्ता है उसको बंद नहीं किया, हमेशा खुला रखा है, हमेशा बात की है इस सिलसिले में। सवाती साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इसको पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। ये मामला जो हैं वो अगर आराम से बैक चैनल के ऊपर किए जाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हमारी आज रात को मीटिंग हो रही है, मेरा ख्याल ये तमाम बातें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी और इस सिलसिले में एक पार्टी पॉलिसी जो है उसको तश्कील देने की हम कोशिश करेंगे आज, और वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। बाकी जो सवाती साहब हैं बिल्कुल वो पार्टी के एक बहुत ऑनरेबल मेंबर हैं, और अगर उनकी कोशिशों से कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। यानी अभी तक जो आजम सवाती साहब की तरफ से कोशिशें हो रही है उसे पार्टी की पूरी बैकिंग और सपोर्ट हासिल है, ऑनरशिप हासिल है पार्टी की? देखिए, कोई भी बंदा जो है वो पार्टी के बगैर तो नहीं करता, वो पार्टी के एक मेंबर हैं तो ऑब्वियसली वो जो कुछ भी करेंगे उसमें पार्टी का एक रोल तो होगा। लेकिन मैंने जैसे कि अर्ज़ किया है कि आज इस सिलसिले में डिस्कशन होगी, बातचीत होगी और हम एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो सामने लेके आएंगे। लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने तो डिसोन कर दिया, वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, ये उनकी ज़ाती कोशिश है, उनका ज़ाती मामला है। ये क्या था माजरा? मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कोई पब्लिक डोमेन में बात नहीं करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा है कि पार्टी पॉलिसी आज तश्कील दे दी जाएगी और उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सर अब तो ये मामला ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। सवाती साहब ने भी एक वीडियो बयान जारी कर दिया, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, किसी और ओहदेदार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार तरीन ओहदा होता है पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल का, उन्होंने भी आज इस पर रिएक्ट किया है। उनका बयान आ गया है कि ये हमारी पार्टी का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया मामला, अब तो इस पर बात हो भी सकती है। और मैं एक जिम्मेदार पार्टी पर्सन होने की मुनासबत से मैं कम से कम इसको पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा सर, ये बताएं कि वैसे तो आप तो इस मामले को सपोर्ट खुद भी करते आ रहे हैं बड़े अरसे से कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, मुक़तदरा से राब्ते होने चाहिए, तो अब अगर हो जाता है मामला तो फिर पार्टी इस मामले सारे को बैक करेगी, भरपूर सपोर्ट करेगी इस आइडिया को? देखिए, डायलॉग का एक प्रोसेस है, वो शुरू होता है, वो एक दिन दो दिन की बात नहीं होती। अब देखना होगा कि क्या डायलॉग इट लीड्स टू वेयर, बिकॉज हम किसी डील के मतलाशी नहीं है, किसी डील के मतलाशी नहीं है, हम गिव एंड टेक के मतलाशी नहीं है। हमने कल भी खान साहब ने भी अपनी जो हार्ड स्टेट के कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे लिए हार्ड स्टेट क्या है। हमारे लिए हार्ड स्टेट है एक ऐसी स्टेट जो कि आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत की ताबे हो। तो हम इसी डोमेन के अंदर रह के हम एक डायलॉग भी करना चाहते हैं ताकि रियासत को और रियासत के तमाम अदारों को आइन, कानून, इंसानियत और अखलाकियात के ताबे किया जाए, और उसी सूरत में ही रियासत आगे मूव कर सकती है, उसके बगैर आगे नहीं मूव कर सकती। लेकिन आज हुकूमत ने तो तहरीक इंसाफ को सख्त जो है वो ताने मारने शुरू कर दिए हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये तो एनआरओ डील की कोशिश कर रही तहरीक इंसाफ, लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा जहाँ तहरीक इंसाफ दस्तक दे रही है। समर साहब, अगर हमने डील करनी होती तो खान साहब को 2 साल जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। ज़रा प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंड कीजिएगा। वो खान साहब 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में बाहर आ जाते। ये एक असूल परस्ती है, एक असूली स्टैंड है खान साहब का। वो कह रहे हैं 2 साल से जेल में बैठे हुए हैं और आज भी वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करना चाहता। वो अभी भी पिछले दिनों में भी ऑफर्स हुई है ऑन अगर हमने डील करनी हो तो कोई इश्यू नहीं है उसके रास्ते। ये मोस्ट रिसेंटली क्या ऑफर्स हुई है सर और किसने किए? वो छोड़ दें, वो नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन यह कि वो ब्रेक थ्रूज होती रहती हैं, वो उन तक पहुंचा जाता है, बातचीत होती रहती है, एक एंगेजमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है। चले आप ये भले ना बताएं कि क्या ऑफर थी, ऑफर आई कहां से थी, ये आप बता सकते हैं क्या? मैंने कहा ना कि मैं ये मामला सियासी साइड से थी या फिर नॉन पॉलिटिकल साइड से ये ऑफर थी? चले मोटी बात कर लेते हैं।
मैं अर्ज करता हूँ समर साहब कि जब तक एक पार्टी पॉलिसी सिस्टम में एक डेफिनेटिव पार्टी पॉलिसी तश्कील नहीं देती, जो कि आज होपफुली उस तरफ बहुत मूवमेंट होगी, उस वक्त तक हमारे लिए बात करना जो इस सिस्टम में मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अच्छा चले सर, रऊफ साहब चले ये ना बताएं कि कहाँ से ऑफर थी, चले ये तो बता सकते हैं कि ऑफर थी कैसे? पहले भी जो ऑफर खान साहब को आई है, पार्टी ने बड़ा खुल के बताया है कि खान साहब को क्या क्या ऑफर्स आती रही, जिसमें कभी नतिया गली का जिक्र हुआ, कभी बनीगाला में रहने का जिक्र हुआ, मुख्तलिफ ऑफर जो है वो मल्टीपल ओकेजन्स पे तरीके से बताती रही कि ये ऑफर आती रही हैं। तो ऑफर क्या है, चले ये ना बता दें कहाँ से आई है। मैं नहीं, इसके ऊपर मैं अब समर साहब आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मैं इस सिलसिले में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जब कोई मूवमेंट होगी, जब कोई प्रोग्रेस होगी, तो मेरा ख्याल है कि आप मीडिया के हजरात जो हैं आपको भी पता चल जाएगा। और ये आप पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी जो है वो मालूमात की बेसिस पे आप कह रहे हैं कि पिछले दिनों खान साहब को, यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछले चंद दिनों में खान साहब को ऑफर हुई है दोबारा से? खान साहब को ऑफर रही है, खान साहब को ऑफर रही है, ये मैंने कहा है। अच्छा, खान साहब को ऑफर रही है। तो आपने पिछले दिनों का स्पेसिफिकली जिक्र किया था, तो उसमें इसलिए जरा ये ज्यादा मामला है। पिछले दिनों का मतलब है पिछले दिन जो है वो दे कैन स्ट्रेच बैक 6 महीने पहले भी हो सकते हैं। चले ठीक है, चले सही है। तो सर अब जाहिर है सर, डील तो किसी स्टेज पे भी ऑफर हो सकती है बंदे को, वो पहले 10 दिनों में भी हो सकती थी, वो 2.5 साल बाद भी हो सकती थी। अब डील के बारे में इसलिए भी ज्यादा बातें गवर्नमेंट कर रही है, बड़े कॉन्फिडेंस से बातें कर रही है कि वो कहते तहरीक इंसाफ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तहरीक इंसाफ बंद गली में चली गई है। आपकी जहां जहां से उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें आपकी एक एक करके दम तोड़ती गई। आपका इंतखाबात से था मामला, वहाँ पे फॉर्म 47 के जरिए मैनेज कर लिया गया। फिर आपका जुडिशरी से आपकी उम्मीदें थी, वहाँ पर भी 26 आईनी तरमीम के जरिए चीज़ें मैनेज कर ली गई। अमेरिका से उम्मीदें थी, वहाँ भी मामला जो है वो कुछ आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, तौक़ुआत के मुताबिक नहीं हो सका। तो अब वो लोग भी आगे कुछ मिले, कुछ डॉक्टर भी अमेरिका से आके खान साहब को यही समझाए कि खान साहब आप ज़रा मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। आज़म सवादी साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये सारे चूंकि दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो अब तरीके साहब जो है वो अल्टीमेट ऑप्शन यही बचा है कि समझौता कर लिया जाए। मुझे जो इखलाकियात की पस्ती का जो एक मकाम पहुंचा हुआ है हमारे माशरे में, उसके ऊपर बहुत तकलीफ होती है एक शहरी होने के नाते। क्या ये एक सेलिब्रेट करने का मकाम है कि आपने इलेक्शंस पे डाका डाला है? क्या ये सेलिब्रेट करने का मकाम है कि आपने जुडिशरी को कैप्टिव कर दिया है? क्या ये सेलिब्रेट करने का मकाम है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपने डिसफंक्शनल कर लिए हैं? क्या ये सेलिब्रेट करने का मकाम है कि आपने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है? हम बनगली में नहीं है सबर साहब जी, हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने असूलों के ताबे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन सर पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात, इतने मसाइल चल रहे हैं, उससे भी तो गवर्नमेंट को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कम से कम गवर्नमेंट सिक्योर है कि ये गवर्नमेंट को किसी किस्म की मुश्किल में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये खुद मुश्किल में डले हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बड़े ग्रुप तहरीक इंसाफ के अंदर बन गए हुए हैं। पार्टी में समर कोई इख्तलाफात नहीं है, मुख्तलिफ आरा हैं और हम उनको इनकरेज करते हैं और वो रहनी चाहिए। खान साहब भी इनकरेज करते थे, हमें कहते थे उंगली आपके वज़ीर आला लोगों को, पार्टी में अपने फेलो कोलीग्स को जो है वो साजिशी तक कह देते हैं, तो ये मुख्तलिफ आरात होना हुई ना सर, ये तो फिर इख्तलाफात ही हैं बड़े खुलकर। देखिए मैंने अर्ज किया ना कि आज हम कुछ फैसले करने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सब चीज़ें जो हैं ये पार्टी के फोरम्स मौजूद हैं जहाँ डिस्कस होनी चाहिए, जहाँ आरा देनी चाहिए। उसके बाद पार्टी के फोरम के ऊपर जब फैसले हो जाए तो फिर पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम कुछ कानून जो हैं, कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो बनाने जाएंगे। आई होप कि उसके बाद एक क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा सर ये बताएं कि अब तो आपकी पार्टी की एक तहरीक होनी थी, ईद के बाद चलनी थी, तहरीक तो नहीं फिलहाल चल रही, एक जलसा तहरीक जो है अपोजिशन प्लान कर रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 20 तारीख को। तो ये जलसा भी ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऊपर मुनज़र होगा, वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते, फिर जलसा होगा तो इजाज़त को ही देखेंगे या जलसा हर हाल में होकर रहेगा? बंद गली में हमारे दाखिल होने की हकीकत जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास है, वो आपने बात कर दी। देखिए हमें 15 तारीख तक टाइम लिया था जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने, उनके कुछ क्वेरीज थी उनको एड्रेस करने के लिए। उन्होंने कहा था उन्होंने इंटरनल शूरा की मीटिंग कॉल करनी है, डिस्कशंस करनी है, तो 15 तारीख तक हमने उनको वक्त दिया हुआ है। उसके बाद हम फैसले करेंगे, इसकी फ़ाइनल तश्कील दी जाएगी और जो एक पीसफुल मूवमेंट है वो लॉन्च करने के बारे में फैसले किए जाएंगे। होपफुली इसी महीने के अंदर अंदर ये तमाम फैसले हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और ये तहरीक फिर कब तक शुरू हो जाएगी? मौलाना फजल रहमान आते हैं या नहीं आते, उनका इंतजार किए बगैर ही?
देखिए मौलाना साहब, वी होप एंड प्रे कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। हमारे साथ उसूली मौक़िफ़ तो उनका ऑलरेडी मौजूद है। हमारे साथ वो बिल्कुल एग्री करते हैं कि जी आइन की बहाली होनी चाहिए, कानून की बहाली होनी चाहिए, जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए। लेकिन अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं भी आते तो भी मेरा ख्याल है कि उनकी सपोर्ट हमें हासिल रहेगी और ये मूवमेंट जो है इन एनी केस इसको लॉन्च करना है। सर वैसे तो JUI ने फैसला भी करना है, लेकिन उससे पहले ही उनकी पार्टी के अंदर से जो इशारे सामने आ रहे हैं वो तो किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मुस्बत इशारे नहीं हैं। वो तो बता रहे हैं वहाँ से पार्टी के अंदर से तो जो बयानात आ रहे हैं बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। कल भी पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने बड़े सख्त इस पर अपने एतराज़ात उठाए कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि जी तहरीक इंसाफ तो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत कर रही है, मुज़ाकरात कर रही है। तो उन्होंने आज़म स्वाति साहब के जो बयानात के ऊपर बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वो कह रहे हमें तो एतमाद में लिया ही नहीं है, तहरीक इंसाफ कर क्या रही है, हमें तहरीक का बता रहे हैं और खुद जो है वो मुज़ाकरात और बातचीत की तरफ चल पड़े। ये जो मुज़ाकरात की बात है ये नई नहीं है, ये हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। हमने कभी दरवाजे मुज़ाकरात के बंद नहीं किए और ना करेंगे। और ये सब मामलात जो हैं वो उनके साथ डिस्कस हो चुके हुए हैं। 15 तारीख का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद जो होगा वो आएँगे। 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आएँगे तो फिर हम अपने जो प्लान है वो उसको उनके बगैर अनाउंस करेंगे उसका। अच्छा सर रऊफ साहब, एक और बड़ा अहम मामला ये भी है कि पार्टी के अंदर जो मैं इख्तलाफात की बातें कर रहा था उस पर भी JUI ने बड़ा खुल के अपनी राय का इजहार किया। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि हम अपने कारकुनान को ईंधन नहीं बनने देंगे इनकी किसी तरीका या इनके किसी सियासी फ़ायदे के लिए। अब तो पार्टी के अंदर से भी जो है आपके कई साबका रहनुमा भी जो मोस्ट रिसेंटली पार्टी का हिस्सा थे, मैं मरवत साहब की अगर बात करूँ तो वो तो कहते हैं कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की तरफ वो इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि उमर अयूब साहब को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से ज़बरदस्ती हटवाया गया। वो कहते हैं कि अलीमा खान साहब ने मैनेज करके जो है वो सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनवाया और उमर अयूब को ज़बरदस्ती हटाया गया। तो उस वक्त आप भी ज़रा पार्टी में थे, सेक्रेटरी इत्तलात थे, तो ये क्या मामला चल रहा था पार्टी के अंदर? बात था उन्हें ज़बरदस्ती हटाया गया था ओहदे से। डिसइंफॉर्मेशन जो है वो अपने अरूज के ऊपर है। हर कोई बंदा जिसका मुंह जो चलता है, जो कोई आवाज़ जो लफ्ज़ बोल सकता है, वो पार्टी के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग जिनको निकाला गया है, पार्टी से अलहदा किया गया है, लाजमी बात है कि वो बाहर बैठ के ताने बाने बुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी में वापस आए, उनको लिया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल काम है। उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा इस्तीफ़ा दिया था उन्होंने, तो उनके अपने हाथ से हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में किसी स्पेकुलेशन की ज़रूरत है। और कुछ लोगों की बातें जो हैं वो सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ज़्यादा बेहतर होता है, रादर देन कि उसके ऊपर आप इंसान अपना वक्त ज़ाया करे। अच्छा सर ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी बड़ा उन्होंने माहौल बनाए रखा है। अब गवर्नमेंट जो है वो भी इस पर बड़ा जो है माहौल बना रही है। ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर और बड़े इसमें जो है अमेरिका से बड़े लोग आ रहे हैं, बाहर से बड़ी दुनिया से लोग आ रहे हैं। और ओवरसीज़ के ही कुछ लोग थे जो खान साहब से मिले और एक और अहम जगह पर जाकर भी मिले, मामलात को ठीक करने की उन्होंने कोशिशें की। तो आप समझते हैं कि वो जो एक तहरीक इंसाफ ने बिल्डअप किया था बाहर से प्रेशर डलवाने के लिए, वो अब कम हो रहा असर उसका और अब गवर्नमेंट उस पर स्ट्रांग होती जा रही है? मैं मेरा ख्याल कोई बहुत दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ समर साहब, फिर अर्ज़ करता हूँ कि हमारी तरफ से कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया गया था। हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, क्या नहीं है। ये डायस्पोरा का मामला है, डायस्पोरा किसको डील कर रहा है वही इसको डील करता रहेगा। क्या होता है क्या नहीं होता, हम अपनी स्ट्रगल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हमने किस तरीके से मुल्क के अंदर रह के, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मुल्क के अंदर रह के हमने अपने मामलात को किस तरीके से ठीक करना है। उस सिलसिले में जो इनिशिएटिव्स आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जहाँ तक अमेरिका या दुनिया के किसी और मुल्क में अगर कोई PTI के हक में सपोर्ट में कोई मूवमेंट है या कोई इनिशिएटिव है, वो उन्हीं लोगों का काम है, वो करेंगे जैसे भी होता है। हम उनसे कोई उम्मीदें लगा के नहीं बैठे हुए हैं। मुराद सईद की रूपोशी खत्म करके उनके मंजर यहाँ पे आने का जो है कोई फैसला हो रहा है? ऐसा कोई फैसला हुआ है? ये फैसला खान साहब ने करना है जी, वो कब करते हैं वो उनके ऊपर मुनहसर है। उनके साथ मीटिंग्स हमारी हो नहीं रही। आप जानते हैं, आपको चाहिए कि वो डिस्कस करें कि किस तरीके से ब्लेटेंटली कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है, किस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कमिट की जा रही है। 3 हफ्ते हो गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है कि हमारी मीटिंग्स होनी चाहिए, नहीं हो रही। जेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने दे रही है। ये मुल्क का कानून, ये शादियाना बजाए ना जी। ये जो आपकी पार्टी ने तो अमल दरामद कर दिया है। वो बनाए ना, जिस अंडरटेकिंग पर आपको मुलाकात की इजाजत मिली थी उस वक्त खैर वो हो तो नहीं सकी, लेकिन अंडरटेकिंग के तरीके साथ तो अमल दरामद कल कर दिया है। आपकी पार्टी की सियासी कमेटी की प्रेस रिलीज के अंदर तो कल ये लिखा है कि डयाला जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात के बाद कोई भी पार्टी रहनुमा बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, मीडिया टॉक नहीं करेगा, बल्कि वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात को पॉइंट्स देगा, वो इस पर बात करेंगे। तो यही तो अंडरटेकिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने। हमने तो इस अंडरटेकिंग को वायलेट नहीं किया ना।
लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। दैट इज इंपॉर्टेंट कि कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कंटेम्प्ट है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगातार कंटेम्प्ट है। मीडिया को ये डिस्कस करना चाहिए मेरे भाई। तो अब फिर आगे क्या करेंगे? पिछले हफ्ते तो आपने इस पे एहतजाज वगैरह किया था, 3-4 रोज पहले तो आपने इस पे प्रोटेस्ट किया था वहां पे, अब क्या करेंगे आगे अगर ये मुलाकातें? कानून नहीं रहता, कानून की कदर नहीं रहती, तो सर ये बताएं, कमजोर होता है। तो रऊफ साहब ये बताएं कि अगर ये मुलाकातें मजीद आपको नहीं करने दी जाती तो अगला लाएमल क्या होगा? पिछले हफ्ते तो हमने देखा कि एक एक्टिविटी हुई थी अडियाला जेल के बाहर, तो अब दोबारा कोई इस तरह का कोई बड़ा एहतजाज प्लान करेंगे या क्या होगा आपका लाएमल? कानून के दायरे के अंदर रह के जो भी हमारे हकूक हैं, जो आइन हमें देता है, हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। कानून के दायरे से बाहर समर साहब हम नहीं निकलेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या अब बाज़ाब्ता तौर पर ठन गई है नहरों के मामले पर? आज भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी, जो कि नून लीग की गवर्नमेंट है, अब भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को। क्या ये लड़ाई बढ़ने जा रही है या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? मामला अंदर खाना जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बिल्कुल ठीक ऐसे ही चलते रहेंगे। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक सियासी जंग की सूरत हाल इख्तियार करता दिख रहा है और अब इस मुतालिक महाजराई में दिन ब दिन तेजी आ रही है। बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये में सख्ती और तलखी में इजाफा होता जा रहा है और बारहा हुकूमत को खबरदार किया जा रहा है कि उस वक्त से डरा जाए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत से हाथ उठा ले। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का इसरार है कि इस मंसूबे की रजामंदी में पीपल्स पार्टी और बिलखसूस सदर मुमलिकत ऑन बोर्ड थे, बल्कि उनकी जानिब से तो दस्तावेजी मंजूरी दी गई थी। ताहम इसके जवाब में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सदर ज़रदारी ने तो गुज़िश्ता माह होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में भी इस मंसूबे की हिमायत से इनकार किया था और अब भी पीपल्स पार्टी इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि वो इस मंसूबे को बनने नहीं देगी। इसके बाद रवा माह 5 अप्रैल को साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा किया था। ताहम ताहाल इस मुतालिक वफाकी हुकूमत की जानिब से पुरस्रार खामोशी बरकरार है, जिसके बाद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह धुआंधार और जारहाना अंदाज में सामने आए, जिन्होंने एक बार फिर वफाकी हुकूमत को छोड़ने की धमकी दे दी है। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके एहतजाज का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को गंदा करना है, तो ये सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये वर्कर पीपल्स पार्टी के वारिस है, ये आपको खराब नहीं करने देंगे। ये कर इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। आज की साजिश जरदारी साहब बोले, भाई जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? और चलो तो एक आप बंद कमरे की मीटिंग के बारे में बताते हैं। आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर, क्या आपको पता चल गया क्या बात हुई? इस मुतालिक आज एक और अहम खबर भी सामने आई, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इस मंसूबे की मुखालफत न करने की सूरत में पुरकशिश पेशकश की है। जराए पीपल्स पार्टी से सामने आने वाली इतलात के मुताबिक हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एक बार फिर आला सतह पर राब्ता हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी को पुरकशिश ऑफर्स की गई हैं। पीपल्स पार्टी जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तमाम पेशकशें मुस्तरद करके लिंक कैनाल से मुतालिक मुतालबात से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के करीबी जराए का कहना है कि नहरों का फैसला वापस लेना पीपल्स पार्टी का यकनुकाती मुतालबा है और वो इस मुतालबे से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी जराए के बकौल हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंडिंग की ऑफर्स भी की। साथ ही हुकूमत ने सकर मोटरवे के लिए फंड फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई है। जवाब में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कहा कि उनकी जमात का जीना मरना दरियाए सिंध के साथ है और पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल से सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करेगी। इन तमाम मामलात पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर बयानात में तो सख्त मौक़िफ़ लेती है, लेकिन एक्शंस में वो सख्त मौक़िफ़ नजर क्यों नहीं आता? बहुत शुक्रिया शजील मेमन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद तो बड़ी सख्त हो रही है, लेकिन सिर्फ बयानात तक ही ये सिलसिला जारी है या महदूद है?
आप बार बार आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये वफाकी हुकूमत को धमकी दी जाती है कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, उस वक्त से डरें, तो फिर क्या अमरमान्य है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि पीपल्स पार्टी को रोके हुए है कि वो सिस्टम को छोड़ भी नहीं सकते और ज़्यादा छेड़ भी नहीं सकते सिस्टम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर साहब। देखिए जी, पीपल्स पार्टी को कोई ना कमजोरी है, ना हुकूमत में हमारी कोई लालच है, ना हमारे पास कोई वजारत है कि हमें किसी चीज की फिक्र हो। हमें डेमोक्रेसी की फिक्र है। यस, हमें पार्लियामेंट की मजबूती की फिक्र है, पार्लियामेंट की स्टेबिलिटी की फिक्र है। जहां तक कैनाल्स की बात है, पीपल्स पार्टी का स्टांस डे वन से वेरी क्लियर। प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सेशन में अपने एक मौक़िफ़ दिया, उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 4 अप्रैल को भी जलसे में बोला और उन्होंने बेशतर दफ़ा बोला। इसी तरह के चीफ मिनिस्टर साहब ने हर प्लेटफ़ॉर्म पे, असेंबली में, हर जगह पे बातें की। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली से उसकी रेज़ोल्यूशन पास कराई यूनानिमसली और पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में अपनी रेज़ोल्यूशन जमा करा दी है। तो हर चीज़ का एक स्टेप होता है और 18 अप्रैल को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैदराबाद में एक तारीखी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं और जलसे का मेन टॉपिक ही ये कैनाल इशू है कि कैनाल पे जो हमारे एतराज़ात हैं। तो जैसे हर चीज़ का मैंने कहा कि आपको अगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आपने स्टेयर्स चल के जाना है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, मतलब बैकडोर डिस्कशन सही हुए, है। सामने डिस्कशन। हमारी सिर्फ अभी एक डिमांड है, पूरी पीपल्स पार्टी की एक डिमांड है और पूरी सिंध की आवाम की एक डिमांड है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आएँ और वो पूरी कौम के सामने ये ऐलान करें कि इस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं। हम्म। सिर्फ ये मुतालबा जो है पूरे अवाम का मुतालबा, और मैं समझता हूँ कि ये अभी हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि अच्छा प्राइम सर, मिनिस्टर साहब आपने आए। आपने शर्जील मेमन साहब खुद भी आपने कहा कि आप ये सिस्टम की आपको ज़रा परवाह है। आपने कहा कि आपको जमहूरियत की फ़िक्र है, आपको पार्लियामेंट की फ़िक्र है, पार्लियामेंट की मजबूती की फ़िक्र है, इसलिए आप एक हद तक आप जा रहे हैं, उससे आगे आप नहीं जा पा रहे। तो फिर ये जो हुकूमत से निकलने की जो वफाकी हुकूमत को जो है अपना सहारा वापस ले लेने की जो आप बातें कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्या ये सियासी बयानात है क्या? आप समझ में मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा कि ज़ाहिर है हमें पार्लियामेंट की परवाह है, हमें मुल्क में जमहूरियत की परवाह है, जी हाँ। हमें जो है वो इस सिस्टम को बचाने की परवाह है। लेकिन उससे ज़्यादा परवाह हमें उन मासूम लोगों की है, जिनके ज़िंदगी और मौत का सवाल है, जिनके सर्वाइवल का सवाल है। वो पानी सिर्फ़ काश्तकारी का पानी नहीं है, वो पानी 7 करोड़ अवाम के पीने का पानी है। वो पानी यहाँ पे लाखों, करोड़ों मवेशियों की ज़िंदगी का पानी है। तो वो, और हमारे पास वाहिद सोर्स भी वो पानी है। पूरी इस पूरे सूबा सिंध को बचाने के लिए वो पानी हमारे लिए, मतलब हमारे लिए तो कहते हैं जीने और मरने का है। तो ज़रा पार्लियामेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है। सही मैंने है। जिस तरह आपने कहा, अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, सही है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारे स्टेप्स जो हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। मैंने कहा कि हर चीज़ की तो एक टाइमिंग होती है ना, हमने सारे स्टेप्स दिए तो वो उनको, जो सारी तो वो जो बातचीत की। एक्सट्रीम स्टेप है जो जिसके बारे में आप वफाकी हुकूमत को बार बार या नून लीग को आप खबरदार कर रहे हैं कि उस वक्त से डरे कि जब हम आपकी सपोर्ट छोड़ दें, तो वो कब तक आपके जहन में है वो वाला स्टेप के आप महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में कब तक वो कदम आप उठाने पर मजबूर होंगे देखिए जी, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते नहरों के मामले पर? देखिए, मैं कोई गवर्नमेंट को एक तो खैर फैसला पार्टी का है, मैं तो एक छोटा-सा एक वर्कर हूँ। लेकिन मैं गवर्नमेंट को कोई अल्टीमेटम भी नहीं देना चाह रहा, ना दे रहा हूँ, ना मेरी वो है एम्बिट है या मेरा मैंडेट है, ना ही मैं उनको कोई डेडलाइन देना चाह रहा हूँ। हम सिर्फ एक इल्तिजा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप कर सकते हैं, आप ये ऐलान करें। आप जहाँ पर भी हैं, ये ऐलान करें कि कैनाल का मंसूबा मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि सिंध की आवाम जो है, वो सुकून का साँस ले और लोगों को इत्मीनान हो कि लेकिन आप शशील उनके मेमन साहब, वज़ीर बज़ाहिर आज़म तो हैं। नज़र यही आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के तमाम तर प्रेशर के बावजूद, आपके तमाम तर एतराज़ात के बावजूद वफाकी हुकूमत जो है इस मामले पर किसी किस्म की जो है आपकी जो एतराज़ात हैं उन्हें कंसिडर करने को तैयार नहीं है। इस मामले पे आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऐलान करें कि हम नहरों का मंसूबा ख़त्म कर रहे हैं, वो तो आपके मुतालबे पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास तक बुलाने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ समर साहब, ऐसा नहीं है, जैसा कि है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने की तरफ से कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई आपको इंडिकेशन नहीं मिल रही, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है हम्म। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एश्योरेंस दी थी कि हम इस मसले को देखेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे मुलाकात की, उनको ये एश्योरेंस मिली है। मुख्तलिफ औकात पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, इसहाक डार साहब से, नून लीग के जो फेडरल गवर्नमेंट में जो करता रहता है इंपॉर्टेंट लोगों सबसे बातचीत हो रही है और एंगेजमेंट बातों की है। अगर हमें, हाँ, ये अगर वहाँ से पहले दिन क्लैरिटी आ जाती कि हम नहीं कर रहे हैं, जो करना है करो, तो फिर डेफिनिटली हमारा स्टांस डिफरेंट होता।
क्योंकि हमें इस तरह का कोई जवाब जो है, एक रूड आंसर हमें नहीं मिला है कि भाई हम नहीं करेंगे, आपने जो करना है करो, तो डेफिनेटली हम एक पॉलिटिकल लोग हैं, हमें भी अपनी बातों में लचक रखनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज ऑन कैनाल्स इज जीरो। तो क्या पता प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहीं से पूछ के आपको बताना हो, वो इस पोजीशन में क्या पता ना हो कि नहरों के मामले पे वो आपको कोई जो है कोई दो टोक आपको पॉलिसी या कोई आपको यकीन दहानी करा सके। और दूसरा, अब तो नून लीग की तरफ से भी जो है वो जवाबी वार किया जा रहा है इसमें, इस मामले पे, बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की जैसी आम इत्तेहादी को मुतमईन करते, बल्कि उल्टा वो आप पीपल्स पार्टी पे जवाबी वार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने पहले इसकी मंजूरी दी, खुद ओके किया सारे मामले को। अब जब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल रहा है वहाँ की जमातों की तरफ से, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ जो है वो तनकीद के जो है वो निश्चय चलाना शुरू कर देती है। नहीं, वो नून लीग के, मैं समझूँ, मैं कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो पहले करते थे। हम जब नए-नए हम सियासतदान थे ना, तो हम हार्श वर्ड यूज़ करते थे किसी के लिए। लेकिन मैं बड़ा पोलाइटली लफ्ज़ यूज़ करूँगा। मैं समझता हूँ कि वो लोग कम अक्ल लोग हैं, ठीक है? वेरी सॉफ्टली स्पीकिंग, वो हम्म। कम अक्ल लोग जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, अगर इनको, इनमें से किसी भी पढ़े लिखे, इनमें कोई भी अगर पढ़ा लिखा शख्स आईन-ए-पाकिस्तान पढ़ ले, और आईन-ए-पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी लाउड, और आइन में आपकी ज़िम्मेदारी भी लिखी हुई है, मेरी ज़िम्मेदारी भी लिखी हुई है। कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, मेरा एम्बिट क्या है। प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम मैंडेट है। प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान का ना ही उनका रोल है, ना ही उनके पास कोई अप्रूवल, या ना ही उनके पास कोई चीज़ रिजेक्ट होने के लिए जाती है इस तरह का प्रपोज़ल। उनका आइन में लिखा हुआ है कि उन्होंने असेंबली के इजलास बुलाना है। उनका लिखा है अगर कोई नहीं, प्राइम वो प्राइम तो मिनिस्टर फिर को कोई जब हम चीज़। बात करते हैं नून लीग से, वो हमें प्रेस रिलीज दिखाते हैं आगे से कि ये देखें जी, ये सदर साहब ने खुद कहा था कि 1.5 साल में मुकम्मल करे इस मंसूबे को। अच्छा, मैं आज आपको ऐलान करता हूँ कि मैं जो है वो लाहौर और पिंडी के बीच में जो है ना, मैं एक ओवरहेड ब्रिज बना रहा हूँ। ये खबर चला दें, प्लीज़ हम्म। चला दें। कि मैं आज लाहौर और पिंडी के बीच में, और मैं आपको आपको चाहिए लेकिन तो आप मेरी सरबराह इन्फॉर्मेशन मुमलिकत नहीं है ना सर, वो नहीं, सरबराह सुन तो ले मुमलिकत मेरे हैं। भाई, सुन तो ले, मैं आ रहा हूँ उस जी पे। जी जी। और मैं, मेरा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्रेस रिलीज भी इशू कर देगा कि शर्जील मेमन ने ऐलान किया है कि हुकूमत सिंध जो है वो लाहौर और पिंडी के बीच में एक ओवरहेड ब्रिज बना रही है। भाई, मैं सरबराह मुमलिकत हूँ या ना हूँ, हम्म। या मैं अभी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो हूँ ना इस सूबे का, मेरा मैंडेट नहीं है मैं पंजाब के बारे में बात करूँ। इसलिए के लिए हम्म। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का एक मैंडेट जो है वो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। हम्म। अगर आज प्रेसिडेंट साहब बोल दें कि जी लेट्स सपोज हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो ही कैन नॉट डू। अगर इस तरह है तो फिर हर प्रोजेक्ट भेजने आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास भारत अप्रूवल के लिए, या भारत उनको प्रेस रिलीज में उनको सुबह से बात करने का ऐसा कोई इशारा नहीं था। बजाय लग ये रहा सर कि पीपल्स पार्टी के हलक का वो कांटा बन गया, नहर वाला मामला, कि जिसे ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। कतन नहीं है। कतन समर साहब इसलिए नहीं है, देखें, हलक का मामला मतलब क्या, जैसे आप जो बात कर रहे हैं ना, वो ऐसा कर रहे हैं जैसे पीपल्स पार्टी किसी कश्मकश में है, या हम्म। पीपल्स पार्टी किसी कंफ्यूजन का शिकार है। पीपल्स पार्टी लाउड एंड क्लियर है मेरे भाई। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, देखिए मेरी बात सुने, एक अगर मेरा कोई तर्जुमान बोले, पहले मैं पहली बात बताऊं फिर आपकी इस बात का आता हूँ। जी जी। मेरा कोई तर्जुमान, मेरा कोई पर्सनल सेक्रेटरी, या मेरा कोई भी मेरा एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, वो मेरे लिए, मेरे बारे में कोई बयान दे, उसको आप ज्यादा ऑथेंटिक समझेंगे कि यार मैं एज अ खुद एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज्वाइंट सेशन में आके अपने पॉलिसी बयान दे रहा है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ठीक एंड है। दैट इज द अप्रोप्रिएट फॉरम। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक जब से बने प्रेसिडेंट कोई सियासी बयान हम्म। नहीं दिया है। दूसरी सही बात, है। आज आपने बात की कि हलक का मसला हो गया है, पीपल्स पार्टी इज वेरी क्लियर पहले दिन से कि भाई हमने कहा कि कैनाल के मामले में जीरो टॉलरेंस, सही है। जीरो डिस्कशन, अच्छा जीरो शर्जील साहब, डायलॉग। आज एक खबर चल रही है पीपल्स पार्टी के करीबी जराये से कि वफाकी हुकूमत ने फिर राब्ता किया है पीपल्स पार्टी के साथ और कुछ पुरकशिश ऑफर की है पीपल्स पार्टी को, नहरों के मामले पे वगैरह जरा अपना मौक़िफ़ नरम करें। तो है ऐसी कोई ऑफर, कोई ऐसी आई है पीपल्स पार्टी को? अब तो आईनी ओहदे भी खत्म हो गए, आप क्या ऑफर अच्छा, करेंगे वो? दूसरी चीज ये कि दूसरी क्या खत्म हो गई, सॉरी। अब तो आईनी ओहदे भी मुकम्मल हो गए, वो आपको क्या ऑफर करेंगे आप, पुरकशिश ऑफर? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, पीपल्स पार्टी के लिए आईनी ओहदे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जी जी। अगर किसी को चाहिए तो हम प्लेट पे वापस पेश करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी को कोई ऑफर नहीं आई है, ठीक है। और अगर जिसने ऑफर करनी है उनको ये पता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये इल्म है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कैनाल के बारे में बहुत क्लियर है। और मैंने आपको बताया, अगर आप दुनिया की सारी चीज़ें भी रख देना पीपल्स पार्टी की झोली में, तो सही। कैनाल के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। बस ये सिंपल सा सवाल है। तो इसपे सही एक है। डायलॉग उस चीज़ पे होता है जहाँ पे कोई लचक हो ना, इसमें कोई लचक ही नहीं है। ठीक है। मतलब कोई ये नहीं कि हम रिजिड हैं, खुदा तो ना फिर खास्ता सर हमें आइंदा का लाया सुन अमल ले, क्या है? फिर समझ आपका अगला साहब लाया ये अमल सर, समझ साहब मैं यही कह रहा हूँ, मुझे सर समझ फिर साहब अपना ये मैं फिर कह रहा हूँ। एक्शन प्लान बता दें कि कैसे रोकेंगे फिर आप इस नहरों के जी, मामले को, जी, जो कि जी, तो वफाकी मैं आज हुकूमत कह रहा तो हूँ। रुकने को तैयार नहीं है। अच्छा जी, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम कोई खुदा ना खास्ता तकब्बुर में ये बात कर रहे हैं, या खुदा ना खास्ता कोई ईगो इश्यू है, या खुदा ना खास्ता जो है हमें कोई इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है।
जी हाँ। ये क्लियर है कि जी स्टांस है कि पानी का मामला जो है वो सूबे के लिए संगीन है, लोगों के जी हाँ। जीने मरने का, और हमें इसके सारे पहले माज़ी के सारे तजुर्बे देखकर हमें सारी चीज़ों का पता है। इसलिए पीपुल्स पार्टी को मनवाना नामुमकिन है, ठीक है ना? वो कहते हैं डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं है, कैनाल का मामला। अब आपने दूसरा सवाल आपने सॉरी किया था? लायामल, आपके पास एक्शन प्लान क्या लायमल, है? यस, कैसे रोकेंगे यस। वफाकी हुकूमत को ये कर गुजरने जी, से? ठीक है। अच्छा, और मैं एक और चीज़ बता दूँ, फिर मैं सॉरी लायमल पे आता हूँ। ये जितना हमने स्टांस रखा है ना, ये हमने सिर्फ़ सिंध के लिए नहीं किया, हमने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए किया है। सही है। हमने हमने अपने पाकिस्तान को मजबूत करने और पाकिस्तान को एक ताकतवर करने के लिए ये फैसला पीपुल्स पार्टी का है कि कैनाल ना मंजूर। अब आ जाए ठीक है। लायमल। लायमल हमारा बिल्कुल क्लियर है कि ये पॉलिसी तो हमारी है कि कैनाल हम उसके हम हमारी मुखालफत है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्टें की हुई हैं, इल्तिजाएँ की हुई हैं। 2-4 साल पहले की आपके चैनल पे भी मैं ये हाथ बाँध के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और ठीक। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप जल्द अज़ जल्द ये ऐलान करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हम आपसे सही है। अपील करते हैं ठीक। कि खुदा के वास्ते कैनाल बनाने का फ़ैसला आप जो है वो वापस लें। जैसे ही ये हो जाएगा तो चीज़ें सुकून में आ जाएँगी। और आपकी बात कि लाएअमल क्या होगा, डेफ़िनिटली तो फिर हर चीज़ का लाएअमल मौजूद होता है। पहले डायलॉग होता है। मैंने कहा कि हमें पार्लियामेंट भी हमें मज़बूत करना है, हमें सियासी निज़ाम को भी ठीक है। मज़बूत करना है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए उन 7 करोड़ लोगों के लिए की ठीक है। ज़िंदगी है। तो फिर हुकूमत छोड़नी पड़ी तो फिर छोड़ देंगे थोड़ा इंतज़ार करने के बाद, फाइनली? देखिए जी, डेफ़िनिटली पार्टी की लीडरशिप मुझे जो जहाँ तक मुझे पता है कि वो मेंटली तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन और वो ये भी चाहते हैं कि जी अफ़वाह व तफ़हीम से मसला हल हो, कोई क्राइसिस ठीक है। मुल्क में नहीं पैदा हो। ठीक है। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको खूब अदा कर रहे थे वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की, जिनका कहना है कि नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं करेगी, बल्कि वफाकी हुकूमत को मजबूर किया जाएगा हर हाल में कि वो इस मंसूबे को रोके और ख़त्म करे। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम मामले की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे आलमी सतह पर होने वाली बड़ी पेशरफ से मुतालिक। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुस्तकबिल क्या होगा? अमेरिका की जानिब से ईरान को दी जाने वाली हालिया धमकियां कितनी संजीदा नोयत की हैं, और क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ बाज़ाब्ता जंग की हद तक भी जा सकता है? इस तमाम सूरत हाल का तयन अनकरीब हो जाएगा, क्योंकि आज से ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान उन मुज़ाकरात का आगाज हो गया है जिनसे मुतालिक गुज़िश्ता कई हफ्तों से बहस जारी थी। और आज ओमान के शहर मस्कत में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत रहा, और अब अगले हफ्ते नए मुज़ाकराती दौर को शुरू करने का फैसला हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता बातचीत का पहला दौर खत्म हो गया है, और दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बराह रास्त बात की और मजीद बातचीत अगले हफ्ते करने पर इत्तफाक किया है। कई बरसों बाद यह पहली बार है कि अमेरिका और ईरान बराह रास्त मुज़ाकराती मेज पर बैठे हैं। इन मुज़ाकरात का मकसद ईरान के जौहरी मंसूबे पर नए मुआहदे पर इत्तफाक करना है। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और आलमी ताकतों के बीच साबका मुआहदे को 2018 में खत्म कर दिया था और उस पर इक़्तिसादी पाबंदियां बहाल कर दी थी। अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत में नाकामी की सूरत में फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे रखी है। इस धमकी से कबल 7 मार्च को अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था कि उन्होंने ईरान को एक खत भेजा है जिसमें एटमी मामले पर मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। तेहरान ने उसी माह के आखिर में इस खत का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका के मुतज़ाद रवैये के बायस वो वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत मुस्तरद करते हैं, लेकिन बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियार के साथ ओमान पहुंचे, जिनका कहना था कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप को पहले इस बात पर इत्तफाक करना चाहिए कि कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो सकता। ईरान का दावा और इसरार है कि उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, ये जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। तमाम कई मुमालिक जौहरी शोबे पर नजर रखने वाले आलमी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA इससे मुतमईन नहीं। ईरान के इरादों के बारे में शुकूक व शुबहात ने उस वक्त जन्म लिया जब 2002 में वहां खुफिया जौहरी तनसीबात की दरियाफ्त हुई, जिसकी वजह से जौहरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। इस मुआहदे पर ईरान और दीगर तमाम मुमालिक ने दस्तखत किए हुए हैं। इससे कबल अमेरिका ने 2018 में ईरान के साथ जौहरी मुआहदा JCPOA या जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन खत्म कर दिया था।
इसके बाद ईरान ने इक्तिसादी पाबंदियों पर रद्द अमल देते हुए कई दीगर खिलाफ वर्जियां की। उसने यूरेनियम की अफजूदगी के लिए हजारों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब की। जौहरी हथियार बनाने के लिए 90% तक खालिज यूरेनियम दरकार होता है। JCPOA के तहत ईरान सिर्फ 300 किलोग्राम यूरेनियम और वो भी 3.67% खालिज हालत में जमा कर सकता था। यह सूर्य जौहरी तवानाई और तहकीक के लिए काफी है, मगर इससे एटम बम तैयार नहीं किए जा सकते। लेकिन IAEA के मुताबिक मार्च 2025 तक ईरान के पास 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जो उसने 60% तक खालिज कर लिया है। थ्योरी के एतबार से अगर ईरान यूरेनियम की मजीद अफसुदगी करता है तो यह 6 हथियार तैयार करने के लिए काफी होगा। अमेरिकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान में यूरेनियम से एक हफ्ते में एक एटम बम के लिए हथियारों की सतह का मवाद तैयार किया जा सकता है। ताहम उनका कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने में 1 साल से 18 माह तक का अरसा लग सकता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर 2010 से वसी पैमाने पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर रखी है, जिसकी वजह से ईरान आलमी मंडियों में अपना तेल फरोख्त ना कर सका और उसके बैरून मुल्क $100 अरब के असासे मुंजमद कर दिए गए। जिसके बाद 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और बरतानिया ने कई साल मुज़ाकरात के बाद JCPOA पर इत्तफाक किया। उससे न सिर्फ ईरानी जौहरी प्रोग्राम को महदूद किया गया, बल्कि IAEA को ईरान की जौहरी तनसीबात तक रसाई मिली ताकि मुश्तबा मकामात का जायजा लिया जा सके। बदले में ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां हटा दी गईं। JCPOA को 15 साल तक कायम रहना था, जिसके बाद दीगर सख्तियों की मियाद खत्म हो जाती। ताहम मुआहिदे के 3 साल बाद ही यानी 2018 में सदारत संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA खत्म कर दिया। उन्होंने उसे बुरा मुआहिदा करार दिया क्योंकि यह मुस्तकिल नहीं था और दीगर अवामिल के साथ साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करता था। ट्रंप ने दोबारा ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की ताकि नए मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सके। ट्रंप के फैसले के पीछे खत्ते में अमेरिका के इत्तेहादियों का असर रसूख था जो इस डील के खिलाफ थे। उनमें मरकजी इत्तेहादी इसराइल था और अब ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक ट्रंप के ऐलान ने इसराइल को भी हैरान कर दिया है। इसराइल का सबसे बड़ा खौफ यह होगा कि ट्रंप ईरान के मुकम्मल हथियार डालने के बाद कोई ऐसा समझौता कबूल कर लेंगे जिसे वो सिफारती जीत के तौर पर पेश करें। आलमी माहिरीन के मुताबिक इन मुज़ाकरात के नतीजे में किसी फौरी मुआहिदे का इम्कान तो नहीं, लेकिन इन मुज़ाकरात की अहमियत इन दोनों ममालिक के लिए किसी तौर का कम नहीं जो निस्फ सदी से दुश्मनी की राह पर गामजन है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर और साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर एजाज चौधरी ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं आज की इस अहम डेवलपमेंट को कि बड़े टाइम बाद जो है अमेरिका और ईरान हमें मुज़ाकराती मेज़ पर दिखाई दिए हैं। आल्दो ये बिलवास्ता मुज़ाकरात थे, दोनों अलग अलग कमरों में जो मुज़ाकराती टीमें वो मौजूद थी और पैगाम रसानी जो है वो ओमान की ज़रिए हो रही थी। रास्ते में गुजरते हुए चंद मिनट के लिए जो है बिलवास्ता यानी कि बिलमुशाफा मुलाकात भी हुई है। अगले हफ्ते मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। क्या समझ रहे हैं कि एक बड़े तनाज़े का खतरा टल जाएगा या फिर खतरा भी मौजूद है? अच्छी पेशरफ्त है मेरे ख्याल में, दोनों का मेज़ पर आना खुश आइंद है। अगरचे ये काम तो आज से 10 साल पहले हो चुका था और डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं जिन्होंने 2018 में इससे अमेरिका को अलग किया। लेकिन चलें फिर भी है, क्योंकि जंग का ख़तरा बहुत लग रहा था। खुसूसन जंग का जो जुनून है वो इसराइल पे बहुत सवार था, जबकि ना अमेरिका करना चाहता था जंग, ना ईरान करना चाह रहा था। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, अगर चाहे कोई क्रेडिबिलिटी ट्रंप साइड की ज़्यादा नहीं है क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी कोई उनका एतमाद नहीं बना पा रहे, ना अपनी कौम का ना पूरी दुनिया का। लेकिन शायद वो ये कोशिश कर रहे हों कि चूँकि ना कामयाबी हो रही है यूक्रेन में ना गाज़ा में, तो चले शायद ये कुछ हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली तो पूरा का पूरा चीज़ें तय थी, सारी की सारी डिटेल्स भी सारी की सारी तय थी। तो और ये रामची साहब तो पहले से भी इनको मतलब ये इन्वॉल्व भी रहे हैं, तो इनको खूब इल्म है। विटकॉफ साहब नए हैं इस मामले में, लेकिन मुझे जो इत्तला मिली है कि स्टेट डिपार्टमेंट के जो कंसर्न जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट है वो भी शामिल हैं। तो लगता तो ये है कि इसमें कामयाबी हो सकती है अगर जो अमेरिकी इंतज़ामिया के जो नुमाइंदे हैं उनके पास वाकई ये मैंडेट हो कि ये काम करना है। अगर उनका मैंडेट कुछ और है कि सिर्फ टाइम बाय करना है कि इसराइल
के लिए मालूमात जमा करनी है या कोई और है, तो वो शायद ठीक ना हो। लेकिन मेरा ख्याल में ये करना चाहेंगे, मुझे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं अच्छे। अच्छा सर, जाहिर है इसमें मुज़ाकरात में दो तरफा एक्सपेक्टेशंस हैं। अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है ईरान से कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम रोक देगा और ईरान शायद उस पर रजामंद हो भी जाए। तो अमेरिका क्या कर सकता है ईरान के मुतालबे के ऊपर? ज़ाहिर है ईरान की भी काफ़ी सारी तवक्कुआत हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो यमनी हौसी हैं उनके हवाले से जो एक पॉलिसी है, उन पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो रोके जाएँ, फिर शाम के अंदर भी जो बमबारी हो रही है वो रोकी जाए, और गजा के हवाले से भी एक पोजीशन है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ भी कोई पेशरफ हो सकती है उन मामलों के ऊपर भी? मेरा नहीं ख्याल कि इस एजेंडे को वो इतना ज़्यादा फैलाएँगे। इस वक़्त ईरान के 2 बड़े मकसद हैं। एक तो ये कि वो किसी न किसी तरीके से जंग का जो खतरा है उससे टल जाए, और दूसरा जो उन पे इक़्तिसादी सैंक्शंस लगी हुई हैं वो उठा ली जाएँ, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है इक़्तिसाद का। ये उनके 2 बड़े मकासद हैं, और इसमें कोई उनको खर्चा भी नहीं है। इसलिए नहीं जी है हाँ। क्योंकि उनके रहबर ने पहले कह दिया हुआ है कि हमने एटम बम नहीं बनाना। वो एक फ़तवा दे चुके हैं। और दूसरा, 2003 से लेकर आज तक ईरान ने एनरिचमेंट पे प्रोग्रेस ज़रूर की है, लेकिन वेपनाइज़ नहीं किया। वो अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे भी आज तक बार-बार ये कहते रहे हैं, और आईएईए भी यही कह रही थी कि इनका जो प्रोग्राम है वो पीसफुल नज़र आ रहा है। तो इसलिए लगता तो है कि इसमें कामयाबी हो सकती है। अगर अमेरिका ने इसका दायरा फैला दिया, जिस तरह अभी आपने खदशा ज़ाहिर किया कि हूतीज़ के ऊपर भी कंसेशंस लें और दूसरी तीसरी भी, तो फिर मेरे ख्याल में ये कोई मामला तय नहीं पाएगा, क्योंकि फिर ईरान भी बहुत बड़ा अपना एजेंडा फैला देगा। और ना ही मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो धमकियां हैं वो कारआमद होंगी, क्योंकि ईरान ने भी कह दिया कि आप ये याद रखिए कि आपके भी यहाँ 10 बेसेस हैं, आपके 50,000 सोल्जर्स हैं। अरब ममालिक में भी आपके मफादात हैं, और अरब ममालिक ने भी कहा है कि जनाब, ईरान पे हमारे पास जो बेसिस हैं उस पर से हमला मत जी कीजिए। हाँ। तो मेरे ख्याल में कि काफ़ी क्राइम मुझे ये बताते हैं कि ये मामला ये बेल मंडे चढ़ सकती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की साइड सिंसियर है और नेक नीति से ये काम करना चाहती है। अगर कोई उनके नज़दीक कोई और मकसद है जो सामने नहीं आया, तो फिर शायद कामयाबी ना हो। वैसे तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभाला है अपने सेकंड टेन्योर में, उनकी एक जो हिकमत अमली दिखाई दे रही है बज़ाहिर, अगर हम सादा ज़ुबान में बात करें तो वो पहले पाँव मारते हैं और उसके बाद फिर अपनी बात मनवा लेते हैं। अगर कोई रेजिस्ट कर ले तो फिर थोड़ा पीछे भी हटने पे तैयार हो जाते हैं। तो इस मामले पे भी उन्होंने ईरान को जो है वो अटैक की धमकी तो दी, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात किसी ज़रूरत कामयाब अगर नहीं होते तो फिर भी अमेरिका जो है वो कम से कम अटैक की तरफ नहीं जाएगा, हमले की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि कुछ और हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? जी, अभी ये कहना पेश कबल वक्त है कि कामयाब नहीं होंगे। मुझे तो लगता है कि हो जाएंगे, लेकिन हम्म। फर्ज किया अगर उनकी नीयत खराब है, तो भी मैं समझता हूँ कि अब उनका जंग करना या जंग की तरफ जाना बहुत ही खतरे का बायस होगा उनके अपने लिए। उसकी वजह ये है कि ये ईरान अब 10 साल बाद इसकी टेक्नोलॉजीज़ कहीं ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अगर कामयाब नहीं होते तो ईरान को वाक़ई वेपन की तरफ लेके जा रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ भेज रहे हैं उसको। और दूसरी बात ये है कि ईरान के अंदर काफ़ी रेज़िलियंस है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से ईरान को एक जंग की धमकी देंगे और वो बैठ जाएगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन सर ज़ाहिर है ईरान जो कि मुज़ाहमत कर रहा है सारे मामले पे, ईरान की अगर डील हो जाती है, मामलात अगर ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं अमेरिका के साथ, तो फिर मुज़ाहमत कौन करेगा? फिर तो उनके जो अज़ाइम है उसमें आसानी पैदा नहीं हो जाएगी? देखिए, ताल्लुकात ठीक होना तो इसका मकसद भी नहीं है, ना ये होगा। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सैंक्शंस उठवाना चाहते हैं, और साथ में ख़ुसूसन नई सैंक्शन जो लगी थी उनके ऊपर, और साथ में वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ज़्यादा तेज़ी से तरक्की दे सकते हैं, यानी पुरअमन प्रोग्राम को। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर इससे ज़्यादा बड़ा होगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए। जब तक ये रिजीम है, अमेरिका की तरफ से ये पूरा है कि इस रिजीम को हमने चेंज करना है, उसके लिए पूरा ज़ोर भी लगाते रहे हैं। अब नाकाम हो गए हैं तो फिर इन्हीं के साथ अब वो डील कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे, क्योंकि ईरान भी ये चाहेगा सही। कि गाज़ा पे, फ़लस्तीन पे जहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी पॉलिसी को बदलें, तो फिर हम नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जाएँगे। फाइनली इस वक़्त
मैसेज एजेंडा। फाइनली एजाज चौधरी साहब ये बताएं कि इस मामले पर ज़ाहिर अगर डील होती है तो गारंटर आपको क्या लग रहा है कि कौन बन सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? अरे ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि गारंटर फ्रैंकली है कोई नहीं। सही है। इस वक्त ओमान एक वाहिद मुल्क है जो जिसकी क्रेडिबिलिटी थी कि वो पहले भी, अगर आपको याद हो, जब 2015 में एग्रीमेंट हुआ तो उससे पहले भी ये 2 साल के लिए अंदर कुछ उन्होंने सीक्रेट टॉक्स की थी। जी हाँ। तो ओमान एक अच्छा क्रेडिबल इंटरलोक्यूटर है, और इसलिए चूंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है। एग्जैक्टली। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बड़ा गारंटर हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस की अपनी कोई, आपको पता है कि सही। इतनी बड़ी हैसियत नहीं रही। चीन और रूस ज्यादा बड़ी शिद्दत से नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको इन्वॉल्व किया गया तो शायद वो ये कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले को जाके इसकी तौसीक़ कर दी जाए। शायद ईरान भी ये चाहे, अगर सही। वहां पे भी इतनी ज्यादा उसकी कोई डेवलपमेंट, तो ये डायरेक्टली, यानी मेरा ख्याल इन दोनों के दरमियान है और ओमान के रास्ते है। एक एक गुड फेथ किस्म का ये एग्रीमेंट होगा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि इम्कान इस बात का मौजूद है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील आगे बढ़ेगी, और उसमें मुस्बत पेशरफ्त का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।